वेलकम टू आई टी स्किल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैंने फिर से थर्ड सेमेस्टर इलेक्ट्रीशियन की वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ। ये 2019 के लिए एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट है और आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। इससे पहले भी मैंने सीरीज 1 का अपलोड किया था, आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं। फ्रेंड्स, शुरू करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप अगर हमारे चैनल पर नया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में एक बेल आइकन होगी उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नया नोटिफिकेशन अपडेट मिल सके। चलिए फ्रेंड, आज की वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, Which of the following is a conductor? A. Bakelite, B. Mica, C. Dry-air, D. Aluminum. आंसर अल्युमिनियम। अल्युमिनियम इज ए कंडक्टर। और जो बेकेलाइट, माइका, ड्राई एयर है, तीनों इंसुलेटर है। और यहाँ से ड्राई एयर जो है वो बेस्ट इंसुलेटर कह सकते हैं। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, Which of the following is a semiconductor material? इनमें से कौन सा मटेरियल सेमीकंडक्टर मटेरियल? कॉपर, लीड, जर्मेनियम, रबर। देखिए, कॉपर और लीड दोनों कंडक्टर है, और आज रबर जो ऑप्शन डी में दिया है वो इंसुलेटर है। ठीक है, और जर्मेनियम हमारा सेमीकंडक्टर मटेरियल। जर्मेनियम को छोड़कर जर्मेनियम, सिलिकॉन, ये सब होगा हमारा सेमीकंडक्टर मटेरियल। यहाँ पे आंसर सी। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, The insulating capacity of any liquid is called magnetic strength, dielectric strength, electrical strength, breakdown strength। लिक्विड इंसुलेटर को हम क्या कह सकते हैं और अलग से क्या नाम है उसका? इंसुलेटिंग कैपेसिटी जो होता है उसको डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहते हैं। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो है एक किसी भी मटेरियल के उसका इंसुलेटिंग वैल्यू कितना है उसको हम केबी पर सीएम पे मेजर करेंगे। जैसे कि हमारा मिनरल ऑयल हो गया और जो ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं उसको हमेशा उसका जो ब्रेकडाउन वोल्टेज मेजरमेंट करेंगे वो केबी पर सीएम में होता है और इसको ही डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, सेमीकंडक्टर मटेरियल आर पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट मटेरियल, बी नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट मटेरियल, जीरो टेम्परेचर मटेरियल। यहाँ पे सेमीकंडक्टर मटेरियल जो है वो नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट मटेरियल। नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट मटेरियल मीन्स आपका जो रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर के साथ कैसे डिपेंडेंट है। यहाँ पे रेजिस्टेंस अगर इंक्रीज होता है तो टेम्परेचर डिक्रीज होता है, अगर रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। इसी केस में हम नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट मटेरियल कहेंगे। फॉर एग्जांपल जर्मेनियम और सिलिकॉन, सारे जितना भी सेमीकंडक्टर मटेरियल है नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट के अंडर में आएंगे। सो यहाँ पे आंसर हुआ बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 5, Which of the following is गैस कंडक्टर? इनमें से कौन सी गैस कंडक्टर है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन। आर्गन सही आंसर, डी, आंसर डी। और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड ये गैस इंसुलेटर जिसमें करंट इजीली पास नहीं होती है उसको हम इंसुलेटिंग वैल्यू कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन number 6, the property which metal can draw into air is called malleability, ductility, elasticity, none of these। देखिए, ये यहाँ पे जो दिया है सारे मेटल की प्रॉपर्टीज के बारे में दिया हुआ है, malleability, ductility और elasticity। malleability होता क्या है? देखिए, malleability किसी भी धातु पे हम अगर स्ट्राइक करते हैं वो थिन शीट में कन्वर्ट होती है, यानी कि चादर में कन्वर्ट होती है।
जैसे कि लीड एक मेटल होती है और इजीली थिन शीट में कन्वर्ट हो जाती है। सो बेस्ट मैलेबिलिटी मेटल कह सकते हैं यहाँ पे। इसे डक्टिलिटी का प्रॉपर्टीज है, अगर किसी भी धातु को हम खींचेंगे या फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो थिन वायर में कन्वर्ट हो जाती है। इसी प्रकार प्रॉपर्टीज को हम डक्टिलिटी कह सकते हैं। ठीक है, देन सी जो इलास्टिसिटी प्रॉपर्टीज, यहाँ पे किसी मेटल को अगर हम लेंथ वाइज हम इंक्रीज करना चाहते हैं या फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो लेंथ बढ़ेगा, लेकिन कुछ देर के बाद वो अपने शेप या ओरिजिनल शेप को आ सकता है। जैसे कि बेस्ट एग्जांपल स्प्रिंग। तो यहाँ पे स्प्रिंग एक इलास्टिसिटी प्रॉपर्टीज होता है, लेकिन यहाँ पे पर्टिकुलर जो आंसर पूछा गया है, द प्रॉपर्टी व्हिच मेटल कैन ड्रॉन इनटू एयर। किसी भी मेटल को अगर हम वायर में कन्वर्ट करते हैं तो उसी प्रॉपर्टी को क्या कहेंगे? यहाँ पे आंसर बी डक्टिलिटी। सो नंबर 6 आंसर बी। ओके, देन नंबर 7, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लॉ और रूल डिटरमाइन द पोल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट में जो पोल होता है नॉर्थ या साउथ पोल, उसको इनमें से कौन सी रूल इंडिकेट करता है? तो यहाँ पे क्रॉक्स स्क्रू रूल, आंसर सी। द नेक्स्ट क्वेश्चन, विद इन इलास्टिक लिमिट ऑफ एनी सब्सटेंस द रेशियो ऑफ स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन इज कॉल्ड। द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन इज कॉल्ड मॉडुलस इलास्टिसिटी, आंसर ए। मॉडुलस इलास्टिसिटी मीन्स इसको यंग मॉडुलस भी कह सकते हैं, जैसे कि यंग्स मॉडुलस या मॉडुलस इलास्टिसिटी इक्वल टू लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस डिवाइडेड बाई लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। यहाँ पे लेंथ वाइज इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, अगर लेंथ वाइज अगर चेंज होता है उसी कांस्टेंट को हम यंग्स मॉडुलस कांस्टेंट बोलेंगे या मॉडुलस इलास्टिसिटी। ओके, सो आंसर इज ए। देन नंबर 9, within elastic limit stress is directly proportional to strain. Hooke's law, Poisson ratio, factor safety, none of these. यहाँ पे Hooke's law state that stress is proportional to strain. So answer is A. The next number 10. Which law find the application in electrolysis? Ohm's law, Faraday law, Coulomb's law, Gauss's law. इलेक्ट्रोलिसिस में हम कौन सा लॉ यूज करेंगे? फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो आंसर बी। ठीक है, देन 11, द इम्पेडेंस ऑफ आरसी सर्किट इज, ऑप्शन ए आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, बी आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, सी आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सिस होल स्क्वायर, डी नॉन ऑफ दिस। यहाँ पे आंसर नॉन ऑफ दिस, क्योंकि द इम्पिडेंस ऑफ आरसी सर्किट है रूट ओवर ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सिस स्क्वायर, ये आंसर। ठीक है, करेक्ट आंसर इज यहाँ पे नॉन ऑफ दिस। नंबर 12, the impedance of RLC circuit is, option A R square plus X square, B R square plus XL square, C R square plus XL minus X square, D none of these। यहाँ पे आंसर none of these। The impedance of RLC circuit is root over of R square plus XL minus XC whole square। Okay, so यहाँ पे आंसर none of these। The next question, the RMS value of sine wave is 100 ampere, find its maximum value। ठीक है, यहाँ पे साइन वेव मीन्स RMS वैल्यू का गिवन दिया है और हमको मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। सो आंसर यहाँ पे फॉर्मूला है, इसको दो रिलेशनशिप बिटवीन RMS और मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है? IRMS इक्वल टू 0.0707 इंटू आई मैक्स। तो आई मैक्स इज इक्वल टू IRMS divided by 0.707। आंसर इज
141.4 एम्पियर होगा। इसको फार्मूला में पुट करके निकलेंगे 13B आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द पीक फैक्टर ऑफ साइनसोइडल वेव। साइनसोइडल वेव का पीक फैक्टर निकालेंगे 1.11, 1.41, 1। ये पीक फैक्टर का जो फार्मूला होता है वो आई मैक्स डिवाइडेड आई मैक्स बाई आई आर एम एस। तो आई मैक्स जो आई आर एम एस होता है 0.707 इंटू आई मैक्स। इसको कैलकुलेट करके हमारा वैल्यू आएगी 1.41। सो पीक फैक्टर ऑफ साइनसोइडल वेव इज 1.41, आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, प्रेशर लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड। लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम क्या कहेंगे? वैक्यूम प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर, गॉज प्रेशर। आंसर वैक्यूम प्रेशर। वैक्यूम प्रेशर हमेशा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होती है। नेक्स्ट 16, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रेशर इज मेजर बाय बैरोमीटर। इनमें से कौन से प्रेशर को हम बैरोमीटर में मेजर करेंगे? वैक्यूम प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर, गॉज प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आंसर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम बैरोमीटर में मेजर करेंगे। ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए पूछ रहा है। तीनों रेजिस्टेंस कनेक्टेड है 4 ओम 4 ओम। इसका टोटल रेजिस्टेंस यहाँ पे हम निकालेंगे। ओके, यहाँ पे जो फिगर गिवन दिया है, देखिए ए बी और बी सी दोनों सीरीज में है, दोनों सीरीज। तो उनके जो टोटल सीरीज पैरेलल है एसी के साथ। अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे तो एस 8 ओम आएगा, 8 ओम फिर से 4 ओम के साथ पैरेलल आएगा। 8 ओम पैरेलल आएगा तो उसको फॉर्मूला निकल के हम 2.66 ओम निकालेंगे। आंसर 2.66 ओम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 18, फिर एक वैल्यू गिवन दिया है 3 ओम 3 ओम गिवन दिया है। टोटल करंट यहाँ पे पूछ रहे हैं। ओके, टोटल करंट हमको निकालना है। फिर से तीनों जो रेजिस्टेंस है वो उसका टोटल रेजिस्टेंस हम निकालेंगे। जैसे कि ए बी बी सी डी ए। अभी यहाँ देखिए बी डी और डी बी सी दोनों सीरीज में आएगा तो उसका टोटल रेजिस्टेंस 6 ओम। फिर 6 ओम पैरेलल होगी 3 ओम के साथ। ठीक है, तो उसको निकाल कर 2 ओम आएगा और करंट आएगी 2/2 = 1 एम्पियर। ठीक है, टोटल करंट कितना आएगी? 1 एम्पियर। ओके, देन इन प्योर कैपेसिटिव सर्किट द फेज एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इज। प्योर कैपेसिटिव सर्किट में फेज एंगल कितना है? देखिए फेज एंगल प्योर कैपेसिटिव के लिए 90 डिग्री हमेशा होता है। 90 तो cos 90 0 होता है और cos 90 0 होने के कारण पावर कंजप्शन भी 0 होता है। प्योर कैपेसिटिव सर्किट में यहाँ पे फेज एंगल 90 डिग्री। ओके, नंबर 20, वाट मीटर रीड ऑप्शन है मैक्सिमम पावर, इंस्टेंट पावर, एवरेज पावर। वाट मीटर में जो हम रीडिंग लेते हैं वो कौन सा टाइप का पावर है? वो है एवरेज पावर। आंसर सी। ठीक है, घर में जो हमारे पावर कंजम्पशन होता है और उसको हम पावर वाट मीटर में मेजर करते हैं, वो एक्चुअली वो में एवरेज पावर होता है। ठीक है, तो फ्रेंड ये था हमारा आज की वर्कशॉप कैलकुलेशन की प्रैक्टिस सेट। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। मेरे वीडियो में बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।